हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड हाउ वी मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स हमने एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग डिस्कस की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं उसको आई बटन में पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हम यहाँ इस वीडियो में एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और एक लेयर दूसरी लेयर से किस तरीके से डिफरेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। सो जैसे कि हमने बताया था कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये टोटल 5 लेयर मिला के हमारा एटमॉस्फेयर बनाती हैं। या हम बोल सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल टोटल 5 लेयर होती हैं। ओके, सो हम एक एक लेयर की कैरेक्टरिस्टिक और उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारी लेयर्स जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन या इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन भी आता है, तो ईजिली आप उसे टैकल कर ले। Now moving on to first layer of atmosphere, that is troposphere. सो हमारी फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो इट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के सबसे इनिशियल जो लेयर होती है, सबसे स्टार्टिंग या शुरुआती जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, अर्थ के पास जो लेयर होती है, जैसे इसने बोला भी है कि नियरेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे पास वाली जो लेयर होती है उसका नाम होता है ट्रोपोस्फेयर। ओके, अगर हम अर्थ सरफेस से इसकी हाइट देखें तो ये लगभग लगभग 12 to 15 किलोमीटर ऊपर तक होती है, यानी कि लगभग लगभग 10 से 15 किलोमीटर ऊपर तक आपको जो लेयर मिलेगी या जो लेयर आपको फील होगी वो हमारी ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। ओके, अब जो ट्रोपोस्फेयर, अगर हम इसमें टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर किस तरीके से वैरी करता है, किस तरीके से चेंज करता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड एट एन एवरेज रेट ऑफ 6.4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो विद हाइट, विद ऑल्टीट्यूड, अच्छा ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में या जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, है ना, तो ऑल्टीट्यूड के साथ या हाइट के साथ जो टेम्परेचर है वो घटता चला जाता है। ट्रोपोस्फेयर लेयर में टेम्परेचर जो है जितना जितना आप ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर जो है घटता चला जाता है। और किस रेट से घटता है या कैसे घटता है? तो एट एन एवरेज रेट ऑफ 6.4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। जैसे आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे 6.4 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर जो है 6.4 डिग्री सेल्सियस ऑल्टीट्यूड के बढ़ने पर जो है डिक्रीज होता है, इसी को आप बोलते हो नॉर्मल लैप्स रेट। तो दिस इज नॉर्मल लैप्स रेट की टेम्परेचर जो है हाइट के साथ डिक्रीज हो जाता है ट्रोपोस्फेरिक लेयर में। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर देन हाफ एयर इन टोटल एटमॉस्फेयर इज इन दिस लेयर अप्रोक्सीमेटली 80%। मतलब कि अगर आप पूरे एटमॉस्फेयर की बात करें तो पूरे एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर है उसका सबसे ज़्यादा मास या सबसे ज़्यादा जो एयर है लगभग 80% या मोर देन हाफ, यानी कि लगभग 80% जो एयर है वो पांचों लेयर में से किस लेयर में होती है? वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो ट्रोपोस्फेयर जो है एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा मास कंटेन करके रखता है। एयर का सबसे ज़्यादा जो मास होता है, एयर का जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से कंटेंट होता है वो ट्रोपोस्फेयर लेयर में ही होता है, लगभग 80%। ये भी इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज कि सारे के सारे जो वेदर फिनोमिनाज है, जितना भी आप देखते हो ना, वाटर वेपर है, क्लाउड्स हैं, हवा चल रही है, तूफान, आंधी और रेन, हेल, बारिश हो रही है, ये सब चीज़ें जो आप देखते हो, जो भी टर्बुलेंस, जो भी डिस्टर्बेंस आप एटमॉस्फेयर में देखते हो, वो किस लेयर में होता है? वो बिल्कुल हमारे पास होता है, यानी कि अब बारिश गिरेगी तो वो बिल्कुल अर्थ पे गिरती है, हमारे पास गिरती है। तो वो ये सब जो होता है वो ट्रोपोस्फेरिक लेयर में होता है। तो सारे के सारे जो वेदर फिनोमिनाज हैं, जितनी भी आपकी वेदर वाली चीज़ें हैं, वो सब आपकी ट्रोपोस्फेरिक लेयर में होती है। चाहे वो बारिश है, तूफान है, आंधी है, ओले पड़ रहे हैं, या फिर क्लाउड्स हैं, विंड है, वो सब ट्रोपोस्फेरिक लेयर में होता है, यानी कि 12 से 15 किलोमीटर के बीच जो लेयर है वहाँ पे होता है। ओके, आई होप आपको ट्रोपोस्फेयर लेयर के बारे में सारे मेन पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, जैसे कि वेदर फिनोमिनास किस लेयर में होते हैं, जैसे कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, या फिर सबसे ज़्यादा जो एयर का मास होता है वो किस लेयर में एग्जिस्ट करता है, सबसे पास वाली लेयर कौन सी होती है, सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी होती है एटमॉस्फेयर की। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्रोपोस्फेरिक लेयर से पूछे जा सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट लेयर। ओके, अच्छा एक और चीज़ इसमें रह गई है।
जो बॉर्डर है, एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपसे ट्रोपोपोज पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ट्रोपोपोज। सो दिस इज एक्चुअली ट्रोपोपोज। ओके। अच्छा, पोज का मतलब क्या होता है? पोज का मतलब होता है रुकना, है ना? तो बॉर्डर बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोपोज। अब हुआ क्या कि जैसे सपोज करो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ट्रोपोस्फेरिक लेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे जाके एंड हो गई, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? पोज लग गया। पोज मतलब रुकना। तो बेसिकली ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे जाके खत्म हो रही है और जहाँ से नेक्स्ट लेयर यानी स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच का जो बॉर्डर है उसको आप बोलते हो ट्रोपोपोज, यानी कि ट्रोपोस्फेयर पोज हो गई, यानी कि खत्म हो गई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपको ये जो लेयर्स हैं वो सीरियल वाइज लर्न कर लेनी होंगी ताकि आपको इजी पड़े। जैसे कि सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का जो बॉर्डर है उसको आप बोलते हो ट्रोपोपोज, क्योंकि उसी तरीके से आपको नेक्स्ट भी बॉर्डर मिलेंगे। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच का जो बॉर्डर है उसको बोलते हो स्ट्रेटोपोज। फिर मीजोस्फेयर थर्मोस्फेयर के बीच का जो बॉर्डर है उसको आप बोलते हो मीजोपोज। तो इस तरीके से अगर आप लेयर लर्न करोगे तो आपको मीजोपोज, स्ट्रेटोपोज और ट्रोपोपोज लर्न करना काफ़ी इजी हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज नो एक और क्वेश्चन है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ट्रोपोस्फेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है ना, इस वजह से इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। सो इसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर। प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर, इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर दैट टचेस द अर्थ, इज कॉल्ड प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर। अब प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर कोई अलग से लेयर नहीं है एटमॉस्फेयर की, ये ट्रोपोस्फेयर में लाई करता है। ये है क्या एक्चुअली? अगर आप इसे यहां से देखें, अगर आप देखें, दिस इज अर्थ सरफेस, दिस इज अर्थ सरफेस। तो ट्रोपोस्फेयर की वो लोएस्ट लेयर, ट्रोपोस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर जो बिल्कुल अर्थ सरफेस को टच करती है, जो बिल्कुल अर्थ सरफेस के पास होती है, तो लगभग 1 किलोमीटर तक की जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर की, उसको आप बोलते हो प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर। अब देखिए, जैसे कि एटमॉस्फेयर है, तो जैसे अर्थ है हमारी, तो क्या अर्थ सरफेस पे एयर नहीं होती? क्या अर्थ सरफेस पे हवा नहीं होती? वी कैन एक्चुअली फील एयर लाइक बिटवीन आवर फीट्स और ऑन आवर फीट्स। अपने पैरों पर हम एयर को फील करते हैं ना, अपने पैरों के बीच में हम एयर को फील करते हैं, और बिल्कुल अर्थ सरफेस पे भी एयर होती है, हम उसे फील करते हैं। तो वहाँ से कौन सी लेयर है? वो ट्रोपोस्फेयर है। जैसे हमने बताया कि अर्थ सरफेस से जो एटमॉस्फेयर की सबसे इनिशियल जो लेयर होती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है। अच्छा, तो बिल्कुल अर्थ सरफेस के पास या अर्थ सरफेस पर लगभग 1 किलोमीटर तक जो ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर होती है उसको आप बोलते हो प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर, यानी कि जो लोएस्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर की, जो कि अर्थ सरफेस को टच किए हुए होती है लगभग 1 किलोमीटर तक, उसको प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर बोला जाता है। आई होप अभी ट्रोपोस्फेयर में कोई क्वेश्चन लेफ्ट नहीं रहा होगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट विल बी स्ट्रेटोस्फेयर। सो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सो स्ट्रेटोस्फेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, चलिए देखते हैं। इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, यानी हम बोल सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लाई करेगी। तो ट्रोपोस्फेयर के अबव होती है और सेकंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। हाइट इसकी होती है, देखो, लगभग 15 किलोमीटर तक हाइट हमारी थी ट्रोपोस्फेयर की। तो 15 से अब 50 किलोमीटर तक जो लेयर एग्जिस्ट करती है, जो लेयर लाई करती है एटमॉस्फेयर में, वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर कंटेन ओजोन लेयर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए ये जो है, क्योंकि इस लेयर में हमारी ओजोन लेयर लाई करती है। अब ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर होती है जो हमें सन से आने वाली, सूरज से आने वाली हानिकारक यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है जो लेयर, उसको बोलते हैं आप ओजोन लेयर। अच्छा, ओजोन लेयर फिर एटमॉस्फेयर की किस लेयर में लाई करती है? वो करती है स्ट्रेटोस्फेयर में लाई। तो इसलिए हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है लेयर, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ओजोन लेयर जो है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है। सेकेंड वन है कि जो ओजोन है, एक्चुअली ओजोन जो है दो तरीके की होती है, एक होती है गुड ओजोन, एक होती है बैड ओजोन। तो गुड ओजोन और बैड ओजोन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो सेपरेट आपके लिए बना दूंगी, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ है बताने के लिए। तो बस अभी के लिए आप ये देखिए कि 90% जो हमारा मास होता है ओजोन लेयर का, या 90% जो ओजोन होती है, हम बोल सकते हैं बेसिकली सबसे ज़्यादा जो ओजोन होती है या ओजोन लेयर जो एग्जिस्ट करती है, अगर हम पूछा जाता है ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर,
तो स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है, यानी कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में ही एग्जिस्ट करती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू टेम्परेचर किस तरीके से वैरी करता है, टेम्परेचर किस तरीके से चेंज करता है। अच्छा, टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है विद हाइट। जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे, तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। ट्रोपोस्फेयर में क्या हुआ था, घट घट रहा था, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ता है। द लोएस्ट लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर आर कोल्डर, एज वी मूव अप द लेयर बिकम हॉटर। मतलब जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके नीचे वाली लेयर तो थोड़ा कोल्ड होगी, है ना। और जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे हाइट को, या जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड पे जाओगे, हाइट के साथ जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, तो टेम्परेचर जो है बढ़ता चला जाएगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर की ऊपर वाली जो लेयर है, जो सक्सेसिव लेयर्स हैं, वो हॉटर होती चली जाएंगी, यानी गर्म होती चली जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ता क्यों है, सोचा कभी आपने? चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। द इंक्रीज टेम्परेचर इन दिस लेयर इज ड्यू टू, अच्छा होता क्या है कि इस टेम्परेचर इस लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो बढ़ता इसलिए है क्योंकि इस लेयर में ओजोन लेयर लाई करती है। हमने पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। और ओजोन लेयर क्या करती है, सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, बेसिकली सोख लेती है। तो क्योंकि ओजोन लेयर इस लेयर में लाई करती है और ओजोन लेयर का काम है सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना, तो क्योंकि ओजोन जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ओजोन मॉलिक्यूल ओजोन मॉलिक्यूल से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनके एब्जॉर्प्शन की वजह से सन से, क्योंकि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है वो भी काफ़ी हीट क्रिएट करेंगी। तो क्योंकि ओजोन लेयर उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और ओजोन लेयर इसी लेयर में लाई करती है, तो इस वजह से इसका जो टेम्परेचर है, स्ट्रेटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है। क्योंकि ओजोन जो है वो सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि हीटिंग इफेक्ट भी या हीट भी देती है, वो सोख ली जाती है ओजोन के द्वारा। इस वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसलिए ये ऑल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। नाउ मूविंग ऑन टू कि जो ये लेयर है हमारी, जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये जेट एयरक्राफ्ट जो हैं, यानी कि जो आपके जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ये काफ़ी इजीली फ्लाई कर सकते हैं जेट एयरक्राफ्ट। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर है ये किसी भी टर्बुलेंस या किसी भी थंडरस्टॉर्म से फ्री होती है। मतलब बेसिकली ये बोला गया है कि अगर आपको जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है, एक सुटेबल लेयर जो मानी जाती है जेट एयरक्राफ्ट को या प्लेन्स को फ्लाई कराने के लिए, वो अपर ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर बोली जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर मानी जाती है। क्योंकि इस लेयर में कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होता, कोई रेन नहीं है, कोई थंडरस्टॉर्म, कोई बिजली की कड़कड़ाहट नहीं है, कोई स्टॉर्म नहीं है, कोई क्लाउड नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो लेयर होती है वो किसी भी वेदर फिनोमेना से, किसी भी टर्बुलेंस, टर्बुलेंस का मतलब होता है बेसिकली डिस्टर्बेंस, तो किसी भी टर्बुलेंस या किसी भी वेदर फिनोमेना से फ्री होती है। यहाँ पे कोई भी वेदर फिनोमेना है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से ये लेयर काफ़ी क्लीन होती है, काफ़ी स्टेबल होती है, और यहाँ पे आप आराम से जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हो। तो जेट एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए सुटेबल लेयर जो मानी जाती है वो स्ट्रेटोस्फेयर मानी जाती है। और जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेटोपोज के बारे में पहले भी बताया, तो स्ट्रेटोपोज जो है वो बाउंड्री है जो स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में लाई करती है। यानी स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे खत्म हो रही है दैट इज स्ट्रेटोपोज। तो इट इज द बाउंड्री बिटवीन टू लेयर्स दैट विल बी स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर। ओके, अब स्ट्रेटोपोज जो है ना वो रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमने बताया कि हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो स्ट्रेटोपोज वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर का। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटोपोज पे जाके स्ट्रेटोस्फेयर लेयर खत्म हो जाती है और वहाँ पे पीक पे होता है टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर का। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड लेयर इज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर, नाउ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मीजोस्फेयर के बारे में। मीजो का मतलब होता है बेसिकली मिडल, मीजो का मतलब ही होता है बीच वाली, है ना। अब मीजोस्फेयर जो है वो मिडल लेयर है एटमॉस्फेयर की। चलो एक बार देख लेते हैं कि सच में मिडल है या ऐसे ही बोल रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए, ट्रोपोस्फेयर जो लाई कर रही है वो यहाँ पे 1 2 यानी कि 2 लेयर ऊपर 2 लेयर नीचे, तो बीच में कौन सी आ रही है हमारी, मीजोस्फेयर। यानी कि मिडल लेयर, इसको हमने इसलिए बोला है क्योंकि 2 लेयर ऊपर 2 लेयर नीचे, एटमॉस्फेयर में टोटल 5 लेयर्स होती हैं, तो मीजोस्फेयर जो है ये मिडल में आती है। ओके, सो इसलिए हमने इसे बोला है मीजोस्फेयर। अच्छा, मीजो का मतलब ही होता है मिडल,
तो आप यहाँ से एक बार इसे लर्न कर सकते हैं कि मीजो का मतलब मिडल, तो यानी कि मिडल वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी, मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर मिडल लेयर होती है। इसकी हाइट कैसे वेरी करेगी, हाइट कहाँ तक जाती है, देखो हमारी जो स्ट्रेटोस्फेयर थी उसकी हाइट लगभग कितनी थी, 15 to 50 किलोमीटर। तो अबव 50 यानी 50 से 80 किलोमीटर तक जो लेयर लाई करेगी दैट विल बी मिडल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि मीजोस्फेयर। ओके। अब टेम्परेचर किस तरीके से वैरी करता है, अब जैसे जैसे हम हाइट के साथ हाइट इंक्रीज करेंगे, इस तरीके से हम एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो हमारा मीजोस्फेयर लेयर का जो टेम्परेचर है वो घटता चला जाता है। ठीक है। लास्ट में एक स्लाइड है, हम थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में रिकैप कर लेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर में किस तरीके से टेम्परेचर वेरी करता है, ताकि आपको एक क्विक रिकैप मिल जाए। अभी के लिए आप ये देखेंगे कि हमने ट्रोपोस्फेयर में पढ़ा था कि हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हमने स्ट्रेटोस्फेयर में पढ़ा कि हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और मीजोस्फेयर में फिर क्या हुआ, हाइट के साथ टेम्परेचर फिर से डिक्रीज हो जाता है। ओके। अब क्योंकि हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो मीजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रीचिंग -90 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर हम बात करें हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है मीजोस्फेयर लेयर में, तो मीजोस्फेयर में लगभग हाइट के साथ अगर हम देखें तो -90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। दैट इज वाई मीजोस्फेयर को हमने कंसिडर किया है, इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे ठंडी लेयर जो है एटमॉस्फेयर की वो मीजोस्फेयर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा -90 डिग्री सेल्सियस तक का। ओके। नाउ मूविंग ऑन टू मीजोपोज। जैसे हमने बताया कि जहाँ पे मीजोस्फेयर खत्म होगी उसको आप बोलोगे मीजोपोज, और नेक्स्ट लेयर कौन सी है, थर्मोस्फेयर। तो बाउंड्री बिटवीन मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर इज नोन एज मीजोपोज। तो मीजोस्फेयर जहाँ पे खत्म हो रही है और थर्मोस्फेयर जहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो उनके बीच की जो बाउंड्री है उसको आप बोलते हो मीजोपोज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, मीजोस्फेयर क्यों, एक तरीके से इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे हमने डिफरेंट लेयर की पढ़ी कि वेदर फिनोमिना ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, ओजोन लेयर कहाँ पे होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। मीजोस्फेयर में क्या होता है फिर, मीजोस्फेयर क्या करती है कि मीजोस्फेयर में मिटियोर बर्निंग होता है। मेटियोर्स क्या होते हैं, ये देखे आपने, इस तरीके से देखे होंगे आपने। अच्छा, आपने ये तो देखा होगा ना, शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा जिसे आप बोलते हो, जो आसमान से में दिखाई देता है ना दूर तक जाते हुए, जो एक पीछे टेल भी छोड़ता है पीछे। तो उसकी एक टेल होती है जो कि लाइटनिंग सी क्रिएट कर रही होती है, तो वो मिटियोर्स होते हैं। तो दे आर द चंक्स ऑफ रॉक्स एंड मेटल फ्रॉम स्पेस। स्पेस से जो रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, उनके एक तरीके से गुच्छे या एक तरीके से चंक्स होते हैं। तो वो मिटियोर्स जो है रॉक्स और मेटल्स के चंक्स होते हैं, और वो एक तरीके से स्पेस से आते हैं। तो वो हमारी अर्थ पे जैसे आने वाले होते हैं, और अगर वो हमारी अर्थ पे गिर जाए तो मैसिव डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देंगे। लेकिन मीजोस्फेयर में क्या होता है कि जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो मीजोस्फेयर लेयर में आते ही वो क्या करते हैं, मीजोस्फेयर लेयर से आके वो हिट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे गैसेस होती हैं, तो गैसेस की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, गैसेस की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, हीट क्रिएट होती है, और मिट्योर जो है बर्न हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे स्पेस से हमारे मेट्योर्स या फिर मेट्योर्स यानी कि मेटल के या रॉक्स के जो चंक्स होते हैं, स्पेस से हमारे अर्थ की तरफ आते हैं। अब अर्थ के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में थर्मोस्फेयर, एग्जोस्फेयर से वो ऐसे ही निकल जाते हैं। जैसे ही वो मीजोस्फेयर लेयर में आते हैं, जैसे ही वो मीजोस्फेयर लेयर में एंटर करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे गैसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मीजोस्फेयर लेयर में गैसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन मतलब मोशन का अपोज करते हैं जो, यानी कि जैसे जिस डायरेक्शन में मेटियोर आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक तरीके से फोर्स लगेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट क्रिएट होती है, और हीट की वजह से जो मेटियोर होते हैं वो वहीं पे मेसोस्फेयर लेयर में जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ सरफेस जो है वो मेटियोर के हिट होने से बच जाता है। तो इसलिए बोला है कि मेसोस्फेयर लेयर जो होते हैं हमारी अर्थ को फॉलिंग मेटियोर से बचाती है, क्योंकि वो उसको वहीं पे बर्न कर देती है। अच्छा, जब वो मेटियोर मेसोस्फेयर लेयर में बर्न होते हैं, जलते हैं, तो वो कैसे दिखते हैं, वो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे कोई टूटता हुआ तारा। यानी कि टूटता हुआ तारा, मेटियोर जो बर्निंग होते हैं, बर्निंग मेटियोर को ही शूटिंग स्टार बोला जाता है। टूटता हुआ तारा जो हमें दिखता है ना, वो एक्चुअली मेटियोर्स होते हैं जो हमारी मेसोस्फेयर लेयर में बर्न हो जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। फोर्थ जो हमारी लेयर है वो है थर्मोस्फेयर। ओके, हमारी जो एटमॉस्फेरिक अपर एटमॉस्फेयर में जो लेयर होती है उसको आप बोलते हो थर्मोस्फेयर। इसकी हाइट लगभग जाती है 85 टू 500 किलोमीटर तक इसकी हाइट जाती है।
अच्छा, थर्मोस्फेयर में काफ़ी कम गैसेस होती हैं। जैसे हमने बताया कि थर्मोस्फेयर से मेटियोर ऐसे ही निकल गए थे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गैसेस थी नहीं। तो थर्मोस्फेयर में हमारी काफ़ी कम गैसेस होती हैं और कम गैसेस होती हैं, लेकिन थिन लेयर, एक गैसेस कम होंगी लेकिन एक लेयर बनी होगी, थिन गैसेस की एक लेयर बनी होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, ये गैसेस जो हैं सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो है सबसे लाइक लास्ट वाली लेयर में हमारा थर्मोस्फेयर लेयर आती है, तो सन की जो हीट है सबसे पहले कहाँ पे पड़ेगी, एग्जोस्फेयर और थर्मोस्फेयर पे। तो सन की हीट को सबसे पहले ये लोग एब्जॉर्ब कर लेती है, ये लेयर जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। और थर्मोस्फेयर की जो, सॉरी, सन की हीट को सबसे पहले एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, ये गर्म हो जाती है, क्योंकि गैसेस जो है उन सन की जो रेज है उसको, सन की रेज, सन की हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से ये जो लेयर है वो गर्म हो जाती है। दैट इज वाई थर्मोस्फेयर को आपने बोला है, थर्मोस्फेयर को क्या बोला जाता है, थर्मोस्फेयर को हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर भी बोला जाता है, क्योंकि सन की सबसे पहले हीट इन्हीं लेयर पर पड़ती है और यहाँ की गैसेस उस हीट को जो है एक तरीके से ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। तो इसीलिए इसको थर्मो भी बोला गया, थर्मोस्फेयर। थर्मो का मतलब बेसिकली होता है टेम्परेचर। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ इस लेयर का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, इसलिए इस लेयर को हॉटेस्ट लेयर ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू कितना, किस लाइक कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, तो अप टू यानी कि 1800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक इस लेयर का टेम्परेचर चला जाता है, इसलिए इसको हॉटेस्ट लेयर बोला जाता है। अच्छा, इसमें एक मेन चीज़ या मेन फीचर जो इसका है थर्मोस्फेयर का, वो ये है कि यहाँ पे स्पेस शटल या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो ऑर्बिट है वो इसी लेयर में है। जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो वहाँ के जितने भी सैटेलाइट्स जो एक तरीके से छोड़े जाते हैं, या वहाँ उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं सैटेलाइट्स के, वो थर्मोस्फेयर लेयर में ही होते हैं। जितने भी स्पेस शटल्स हैं वो भी इसी लेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का स्पेस स्टेशन कहाँ पे है, तो वो थर्मोस्फेयर में। स्पेस शटल कहाँ पे ऑर्बिट करते हैं, हमारा थर्मोस्फेयर में। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और एक और चीज़ जो कि मेरी फेवरेट है इसमें। अच्छा, आपको एक कलरफुल लाइक ग्रीन, पिंक, ब्लू, और ये भी कितने प्यारे से हैं। तो ये जो फिनोमिनाज होते हैं, जो लाइट फिनोमिना होते हैं, ये भी थर्मोस्फेयर लेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, थर्मोस्फेयर लेयर में एक और लेयर होती है, ए लाइक अपर थर्मोस्फेयर में एक लेयर होती है, आइनोस्फेयर। ये अलग से कोई लेयर नहीं है, थर्मोस्फेयर में ही एग्जिस्ट करती है। ये क्या है कि मीजोस्फेयर के ऊपर और थर्मोस्फेयर के थोड़ा नीचे, तो थर्मोस्फेयर में ये लेयर एग्जिस्ट करती है, इसका नाम है आइनोस्फेयर। अब आइनोस्फेयर क्या होता है, जैसे कि आइनोस, ION, आयन तो आपने सुना होगा, आई थिंक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा आयंस के बारे में। तो आयंस क्या होते हैं, आयंस होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल। तो आइनोस्फेयर इस लेयर को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस लेयर में जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनको आप आयंस बोलते हो, वो एग्जिस्ट करते हैं। और आइनोस्फेयर की वजह से इस लेयर में अरोराज की फॉर्मेशन होती है। अब अरोराज दो टाइप के होते हैं, एक सदर्न और एक नदर्न, यानी कि अरोराज ईस्टर्लीज और अरोराज बोरोलिस, और अरोराज ईस्टर्लीज, ऑस्ट्रेलिस, सॉरी। तो अगर आपको अरोराज के बारे में एक सेपरेट वीडियो चाहिए, अरोराज के बारे में, आपको अरोराज की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या होते हैं अरोराज, अगर आपको ये जानना है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसलिए मैंने 2 स्लाइड्स यहाँ पे डाली। तो ये एक तरीके से लाइट फिनोमिनाज होते हैं जो कि थर्मोस्फेयर की आइनोस्फेयर लेयर में बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं जिनको आयंस बोला जाता है। उनकी वजह से क्या होता है, अरोराज की फॉर्मेशन होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि अरोराज किस लेयर में फॉर्म होते हैं और आपको आइनोस्फेयर नहीं दिया होता, तो आप थर्मोस्फेयर पे टिक करेंगे, क्योंकि जो आइनोस्फेयर है वो अलग से कोई लेयर नहीं है, वो थर्मोस्फेयर में ही एग्जिस्ट करती है। नाउ मूविंग ऑन टू अवर लास्ट लेयर, विच इज एक्सोस्फेयर। सो एक्सोस्फेयर के बारे में, इट इज द मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर विच इज एक्सोस्फेयर। एक्सो का मतलब है बाहर वाली। तो सबसे लास्ट जो लेयर है, सबसे आउटर जो लेयर है एटमोस्फेयर की, वो है एक्सोस्फेयर। अब एक्सोस्फेयर की हाइट कितनी होती है, एक्सोस्फेयर की हाइट होती है 500 किलोमीटर से ऊपर। अब कितनी होती है ये एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है, क्यों, इसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है एटमॉस्फेयर की, जिसमें मैंने बताया है कि एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस जो है उसके बीच में कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है।
तो यू कैन नॉट से कि एग्जोस्फेयर की जो हाइट है वो इतनी होगी, क्योंकि एग्जोस्फेयर खत्म कहाँ पे हो रहा है ये नहीं पता। तो हम ऐसा मानते हैं कि 500 किलोमीटर से ऊपर जो लेयर है वो कौन सी होती है, एग्जोस्फेयर। अब एग्जोस्फेयर जो है उसमें जो टेम्परेचर है वो एल्टीट्यूड के साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया थर्मोस्फेयर में या एग्जोस्फेयर में क्या होता है, सन की सबसे पहले जो रेज आती है वो एग्जोस्फेयर पे आएंगी, फिर थर्मोस्फेयर पे आएंगी। तो सन की रेज को वो लोग एब्जॉर्व कर लेते हैं, एग्जोस्फेयर एब्जॉर्व कर लेती है, वहाँ पे जो लेयर होती है गैसेस की वो एब्जॉर्व कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एग्जोस्फेयर में भी हाइट के साथ जाने पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। अब एग्जोस्फेयर क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर को आउटर स्पेस से अलग करती है, क्योंकि एग्जोस्फेयर से बाहर क्या है, आउटर स्पेस है। तो आउटर स्पेस और हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच में जो लेयर है वो एग्जोस्फेयर है, यानी कि लास्ट लेयर जो एग्जोस्फेयर है। और ये लेयर क्या होती है, ग्रेजुअली फेड्स अवे हो जाती है स्पेस में, मतलब धीरे 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 ये पतली थिन 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 होती जाएगी, इसकी जो गैसेस हैं वो खत्म खत्म होती जाएंगी, और ये क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, मिल जाएगी आउटर स्पेस में। तो कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, बस क्या होगा, धीरे धीरे गैसेस कम होती जाएंगी, ये लेयर थिन होती जाएगी और आउटर स्पेस में मिल जाएगी। ओके। अब इसमें किस तरीके की गैसेस होती है, इसमें जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, इस तरीके की गैसेस हमारे एग्जोस्फेयर में पाई जाती है। अच्छा, इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हमने सब लेयर्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, तो जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जो भी हम लोग सैटेलाइट बनाते हैं, चाहे वो नासा हो या इसरो हो, जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ की मॉनिटरिंग के लिए हम लोग बनाते हैं, तो उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं या वो जो ऑर्बिट करते हैं या वो एक तरीके से अर्थ को एनालाइज करते हैं, उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं वो होते हैं एग्जोस्फेयर लेयर में। तो अगर सैटेलाइट्स का पूछा जाए कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऑर्बिट किस लेयर में होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहाँ पे ऑर्बिट करते हैं, तो वो एग्जोस्फेयर लेयर में ऑर्बिट करते हैं। तो आई होप आपको सारी लेयर्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उनका टेम्परेचर, उनका किस तरीके से हाइट कितनी होती है, टेम्परेचर किस तरीके से वेरी करता है, और किस क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे एक लेयर दूसरी लेयर से डिफरेंट है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार हम टेम्परेचर का क्विक रिकैप ले लेते हैं, ताकि आपको पिक्टोरियल जो डायग्राम है, पिक्टोरियल जो पिक्चर है, उससे आपको इजीली ये क्लियर हो जाए। अगर हम देखें टेम्परेचर, डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक जो लेयर है उसमें अगर हम टेम्परेचर देखें, ट्रोपोस्फेयर में सबसे पहले हमने क्या देखा था, टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर कम होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। देन मूविंग ऑन टू, जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फेयर में गए टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। ओके, जैसे ही हम मीजोस्फेयर में गए फिर से टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, और जैसे ही हम थर्मोस्फेयर में गए तो इस तरीके से फिर से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और एक्सोस्फेयर में भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पे क्या बोला गया है, जो एग्जोस्फेयर और थर्मोस्फेयर है, एग्जोस्फेयर को थर्मोस्फेयर की लेयर ही बताया गया है, मतलब कि एग्जोस्फेयर को जो है अलग से लेयर ना बता के उसको थर्मोस्फेयर की अपर लेयर में कैटेगराइज किया है, कि एग्जोस्फेयर जो है वो थर्मोस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर होती है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, थर्मोस्फेयर फिफ्थ लेयर, एग्जोस्फेयर फिफ्थ लेयर है, और अगर आपको अपर लेयर थर्मोस्फेयर की बोला जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जोस्फेयर अपर लेयर भी कहीं कहीं पे दिया हुआ है थर्मोस्फेयर की। ओके, सो एक तरीके से अगर आप देखें कि एक ग्राफ बना हुआ है, कि अगर आप देखें टेम्परेचर का, इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में ग्राफ बना हुआ है, सबसे पहले कम फिर ज़्यादा, फिर कम फिर ज़्यादा, एक ग्राफ बना हुआ है टेम्परेचर का। तो अगर आप इस तरीके से लेयर्स को लर्न करते हैं, सबसे फर्स्ट में आप लर्न करते हैं ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। तो अगर आप इस तरीके से लेयर्स को लर्न करते हैं तो आपके लिए एक तो इनके बीच का जो बाउंड्री है वो लर्न करना ईजी हो जाएगा। सेकंड, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का एक जिगजैग ग्राफ जब आप बनाओगे तो आपको इजीली टेम्परेचर किस तरीके से वैरी करता है वो भी इजीली आपको लर्न हो जाएगा। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में, जैसे मैंने आपको सारी स्लाइड्स रिवाइज करा दी हैं या सारी स्लाइड मैंने आपको बता दिया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताएंगे कि हॉटेस्ट लेयर कौन सी होती है एटमॉस्फेयर की और कोल्डेस्ट लेयर कौन सी होती है एटमॉस्फेयर की। ओके, इतना पेशेंसली मेरी वीडियो को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि मेरी वीडियो में क्या क्या एक तरीके से क्या क्या कमी रह गई है, जिसको मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करूँ, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी मुझे बताएंगे। थैंक यू।